देखिए भाई उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखें, उत्तर की ओर उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल एक समान आरंभिक चाल उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान की चाल से आरंभिक चाल से गतिमान, ये अपन क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई। देखो उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.40 किलोग्राम 0.40 किलोग्राम, ये अपन को द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान के किसी पिंड पर 0.40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश दक्षिण दिशा के अनुदिश पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल, दक्षिण दिशा के अनुदेश 8.0 न्यूटन का स्थायी बल, पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदेश 8.0 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया। 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया। क्या 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए क्या किया गया है, आरोपित किया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या करें, जिस क्षण बल आरोपित किया गया, जिस क्षण बल आरोपित किया गया, जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे स्मॉल t इजिकल टू 0 किया गया, उसे स्मॉल t इजिकल टू 0 यानी कि शून्य, तथा उस समय पिंड की स्थिति पिंड की स्थिति x इजिकल टू 0 लीजिए। ये क्वेश्चन में हिंट दे दिया है काफी बड़ा, और इसी को आधार मानते हुए अपन को हल करना है। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, देखो t इजिकल टू -5 सेकेंड, इस समय ऋणात्मक संभव नहीं है, क्वेश्चन में दे रहे हैं ये तो -5 सेकेंड, t इजिकल टू -5 सेकेंड, फिर दे रहे हैं 25 सेकेंड, फिर ये साथ में कह रहे हैं 100 सेकेंड पर, 100 सेकेंड पर
पर कण की, या यूं कह सकते हैं पिंड की, भाई पिंड कह दो या फिर कण कह दें अपन, सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी, ये लीजिए भाई, ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि काफी लंबा अपना टाइम ले लेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया गया है। सबसे पहले देखो, अगर मैं उत्तर की दिशा में पॉजिटिव लेके चलूं तो दक्षिण की दिशा मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर वेग पॉजिटिव ले रहा हूं मैं यू, तो बल F कैसा आ जाएगा, उसके लिए नेगेटिव, क्योंकि दक्षिण में बल लग रहा है। तो देखो मैं ये कह सकता हूं, इसमें पहले मैं हिंट के रूप में लिख दूंगा। देखो एक एक स्टेप को इसको हल करूंगा। 3 क्वेश्चन है ये, 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट है भाई। एक पार्ट ये रहा -5 सेकंड का, एक 25 सेकंड का, एक कितना है 100 सेकंड पर। फिर साथ के साथ एक चीज और देखें आप, 30 सेकंड के लिए ही बल लग रहा है, ये भी इसमें एक विशेष हिंट है, ध्यान रखना। और दक्षिण दिशा के अनुदिश बल लग रहा है। तो मैं कह दूं उत्तर की ओर धनात्मक दिशा लेने पर दक्षिण की ओर दिशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। पहले ये लाइन लिख देता हूं, उत्तर की ओर धनात्मक दिशा लेने पर दक्षिण की ओर ऋणात्मक दिशा होगी। बिल्कुल सही है। उत्तर की ओर अगर धनात्मक दिशा लेते हैं तो दक्षिण की ओर कैसी दिशा होगी भाई, ऋणात्मक दिशा होगी। तो अब देखिएगा, इसलिए पहले क्या कह रहे हैं, उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की, यानी कि u = प्लस में 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये उत्तर में हो गया तो प्लस में ले लेंगे ना अपन इसको, ये लो डायरेक्शन हो गई इसकी। फिर F किधर लग रहा है, दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा भाई, 8.0 न्यूटन। ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो गया, इसके लिए अपने पास नेगेटिव हो गया। फिर M आपको दिया हुआ है 0.40 किलोग्राम, ये अपन को द्रव्यमान और दे दिया। अब देखो ये आंकड़े अपन को दिए गए, तो देखो इसलिए अगर अब मैं इसका मान निकालना चाहूं एक एक स्टेप का, तो सबसे पहले मैं इसमें तुरंत निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि F मेरे को दिया हुआ है, M मेरे को दिया हुआ है, तो देखो तुरंत A आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो इसलिए कण का त्वरण, कण या पिंड जो भी अपन को दिया हुआ है उसका अगर मैं त्वरण है, उससे अगर मैं स्मॉल a से मान लूं, चलो मान लिया कि मैंने वो त्वरण a है, तो त्वरण A = क्या होगा, गति के द्वितीय नियम से F/m होगा। F मुझे कितना दिया है, इसने -8 दिया है, 8.0, और यह है 0.40, ये लो भाई। अब अगर इसमें -8.0 अपॉन में 0.40, यानी कि ये आ गया है मेरे पास 4 दूनी 8 -20.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे जो त्वरण ज्ञात हो रहा है मेरे पास माइनस में आ रहा है, यानी कि मंदन है ये, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो ये -20.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास ही आ गया है। तो कण का त्वरण मेरे पास आ गया है। अब इसी में आप आगे देखिएगा, अब इसके बाद एक एक स्टेप्स को हल करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला इन्होंने क्या कहा है, t = -5 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी। t = -5 सेकंड पर, देखो एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट है, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो नंबर फर्स्ट, पहली बात करें, t = -5 सेकंड पर, t -5 सेकंड पर पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पिंड पर बल कब से लगने लगा है, 30 सेकंड के लिए लगता है। ये विशेष पॉइंट है अपने पास 30 सेकंड वाला, जो अपने काम आएगा, ठीक है ना। t = -5 सेकंड पर पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं है। सेकंड पर पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं है। मैंने देखो सारे पॉइंट में लिख रहा हूं न्यूमेरिकल के अंदर भी, t = -5 सेकंड पर पिंड पर कोई भी बल क्या है, कार्यरत नहीं है। इसका मतलब
पिंड जो है वही +10 मीटर पर सेकेंड और त्वरण शून्य ही क्या रहेगा, रहेगा। पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं है, इसलिए पिंड कह दो या कण कह दो, इसलिए पिंड का वेग, इसलिए पिंड का वेग +10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उत्तर दिशा के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड, वे त्वरण शून्य ही रहेगा, वे त्वरण शून्य ही रहेगा। ये तो पहले का आंसर आ गया। अगर देखो भाई त्वरण इसमें शून्य ही रह रहा है, वेग भी वही रह रहा है, लेकिन पूछा इसने साथ में क्या है, कण की स्थिति क्या होगी, पूछा तो इसने स्थिति के बारे में है। तो अब देखिएगा स्थिति कैसे अपन निकालें। अगर समय आपके पास है, त्वरण आपके पास है और स्थिति ज्ञात करनी है, तो गति की द्वितीय समीकरण का इसमें क्या होगा, उपयोग होगा। और द्वितीय समीकरण का अगर अपन इसमें उपयोग करते हैं तो आपको पता है द्वितीय समीकरण क्या है, x = ut + ½ at²। कब, जब प्रारंभिक स्थिति को क्या कहा है इसने, शून्य कहा है। तो देखो भाई इससे अगर मैं अब वैल्यू रखता हूं, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 है, t की वैल्यू -5 है, प्लस ½ a की वैल्यू -20 -5 का स्क्वायर। हल कीजिएगा। अब अपन इसकी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स हल करके देखते हैं। देखो क्या आता है, 10 5 -50। एक चीज गौर करेंगे, यहां फिर अपने मिस्टेक किए, इसलिए पिंड का वेग और त्वरण कैसा है भाई, शून्य है। तो त्वरण a की वैल्यू क्या लेंगे अपन, -20 नहीं, शून्य आएगी। ये लो, क्यों, क्योंकि 20 जब कब आ रहा था, जब अपन ने उसके ऊपर बल लगाया था 30 सेकंड के लिए, जब उसमें त्वरण क्या था, -20 मीटर पर सेकंड², तब था वो त्वरण, तो ऋणात्मक, तो मंदन तो जब था। लेकिन यहां पर -5 सेकंड के ऊपर तो क्या है भाई, शून्य है त्वरण। तो देखो 10 5 ये हो गया है 50 मीटर, -50 मीटर, इसमें क्या आ गई अपने पास, स्थिति आ गई। तो अपने पहला पार्ट इसका क्वेश्चन का क्या कर लिया, अपन ने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट कितने पर कह रहे हैं, 25 सेकंड पर। अब अपन इसमें 25 सेकंड के लिए वैल्यू और निकालेंगे, यानी 25 सेकंड पर स्थिति क्या आएगी वो और अपन को क्या करनी है, इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए भाई, तो देखो पहला पार्ट अपन ने अभी सोल्व किया है। अब अपन इसके दूसरे पार्ट को और सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने त्वरण क्यों शून्य लिया, क्योंकि -5 सेकंड पर कोई भी बल कार्यरत नहीं है, और अगर बल कार्यरत नहीं है तो उसका वेग यथावत जो था वही है, अर्थात उसका त्वरण क्या है, शून्य है। यानी कि -5 सेकंड पर अपन त्वरण का मान क्या लेंगे, इसके अंदर शून्य लेंगे। देखो अब अपन इसका सेकंड पार्ट जो है उसे अपन सोल्व करने जा रहे हैं, और उस सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आपके पास हैं जरा उन पे गौर कीजिएगा। नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन का नंबर सेकंड, या कह दूं मैं ABC करके भी कह सकता हूं भाई, या नंबर फर्स्ट है, इसको नंबर सेकंड कह देता हूं मैं। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, 25 सेकंड पर। तो देखो भैया, स्मॉल t = 25 सेकंड पर। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो 25 सेकंड पर ध्यान रहे कि 30 सेकंड तक बल लग रहा था, इसका मतलब 25 सेकंड पर जो त्वरण होगा वो -20 मीटर पर सेकंड² होगा। क्यों, क्योंकि 30 सेकंड तक है -20, उससे पहले तो 0 था। तो इसका मतलब t = 25 सेकंड पर अगर मैं त्वरण की बात करूं तो a = -20 मीटर पर सेकंड² हो गया त्वरण। अगर त्वरण पता है तो ये लो स्थिति भी ज्ञात कर लो, आसान है, x = ut + ½ at²। से ये लो भाई, अब आपके पास u की वैल्यू है, बिल्कुल है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 है, t की वैल्यू कितनी है, 25 है, प्लस ½ a की वैल्यू -20 है भाई, t की वैल्यू 25, इसका स्क्वायर। चलो इसकी सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं। 25 10 250। अब इधर आ जाओ, यह माइनस है, 2 से 20 -10, 25 का स्क्वायर 625,
यानी कि -10 इंटू 625, ये लो, x इजिकल टू 250 माइनस 6250, यानी कि 6250 माइनस के 250 प्लस के, तो ये माइनस के रह गए हैं 6000 मीटर, ये लो, यानी 25 सेकंड पर उसकी स्थिति आएगी 6000 मीटर। क्लियर यहां तक की? अब इसके बाद नंबर थर्ड पार्ट बचता है, वो है 100 सेकंड पर। अब 100 सेकंड पर पूछ रहे हैं, उसमें से ध्यान रहे 30 सेकंड तक तो इसमें क्या है, -20 का त्वरण है। फिर बचता है 70 सेकंड की बात होती है, तो उस 70 सेकंड के लिए अलग से मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि तीसरा पार्ट इसका थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हल होगा। ये लीजिए नंबर थर्ड को अपन और सोल्व करते हैं। नंबर थर्ड कह रहे हैं कि 100 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी। तो 100 सेकंड पर अगर मुझे कण की स्थिति निकालनी है तो निश्चित रूप से पहले तो मैं क्या करूंगा, 30 सेकंड तक निकालूंगा, फिर 70 के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्मॉल टी इजिकल टू 30 सेकंड तक, तो त्वरण क्या है, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्मॉल टी इजिकल टू 30 सेकंड तक, टी इजिकल टू 30 सेकंड तक त्वरण स्मॉल ए इजिकल टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपन को इसमें दिया हुआ है। तथा फिर आप आगे बातें करो आप, तो यहां तक तो अपना त्वरण दे रखा है कि स्मॉल टी इजिकल टू 30 सेकंड तक, तो त्वरण स्मॉल ए इजिकल टू क्या है, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये चीज तो हम लोग क्लियर कर दिए, लेकिन 30 सेकंड और 100 सेकंड के बीच इसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि बल तो केवल 30 सेकंड तक ही तो लग रहा है, 30 सेकंड के बाद बल नहीं लग रहा। बल नहीं लग रहा तो क्या होगा, वेग में कोई चेंज नहीं आएगा, वेग में कोई चेंज नहीं आएगा तो त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 30 सेकंड के बाद त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं, त्वरण ए इजिकल टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा 30 सेकंड में 100 सेकंड के बीच, तथा 30 सेकंड वे 100 सेकंड के बीच, तथा 30 सेकंड वे 100 सेकंड के बीच ए इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। त्वरण 0 होने का मतलब वेग क्या होगा, नियत होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्यरत नहीं है। यही तो हुआ, यानी कि वेग इसमें क्या हो गया, नियत हो गया, और वो कितना रहेगा, वही 10 है अपने पास वेग। तो अब देखिएगा 30 सेकंड तक, सबसे पहले तो अपन ज्ञात करेंगे 30 सेकंड तक कितनी दूरी चला वो, फिर उसके बाद अपन पूरी 100 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद 70 वाला डिफरेंस आएगा। यानी कि दो अलग अलग वैल्यूज अपन निकालेंगे। तो 30 सेकंड के लिए निकालेंगे, 100 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर 70 का अलग से आ जाएगा, फिर दोनों को अपन को जोड़ना होगा, तब जाकर कुल स्थिति आएगी। तो देखो a इजिकल टू 0, यानी कि वेग इसमें क्या आ गया है, मेरे पास नियत आ गया। अब इसमें आगे अगर अपन देखें तो देखिए 30 सेकंड पश्चात वेग की अगर बात करें तो देखो 30 सेकंड पश्चात वेग, मैंने मान लिया 30 सेकंड पश्चात अगर वेग को देखता हूं तो मेरे पास गति की समीकरण तो है ही है भाई, t समय बाद वेग के लिए v इजिकल टू u प्लस ए टी। तो देखो भाई क्या आ रहा है मेरे पास, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 है इनिशियल, a की वैल्यू कितनी है, -20 है, t की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 है। ये लो, अब मैं इसे सोल्व करता हूं, 10 - 3 दूनी 6, यानी कि 600, भाई ये तो हो गया है -590 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इस नियत वेग से रहेगा। तो यूं कह सकते हैं, इसलिए 30 सेकंड बाद कहा है मैंने, इसलिए शेष, क्योंकि वेग का मान तो नियत है, इसलिए शेष 70 सेकंड में वस्तु नियत वेग, इसलिए शेष 70 सेकंड में वस्तु नियत वेग -590 प्रति सेकंड, -590 मीटर प्रति सेकंड चलती है।
से 70 सेकंड में वस्तु नियत वेग -590 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, यानी कि इतने वेग से चलेगी। यहाँ माइनस का मतलब क्या हो गया, उत्तर का विपरीत दिशा होगी, दक्षिण दिशा के अंदर चलती है। अब देखिएगा भाई, यहाँ अब अपन थर्ड पार्ट देखो, यहाँ तक तो अपने दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट को अपन यहाँ शुरू किया था, अब इसके बाद वाले हिस्से को अपन यहाँ लेते हैं। अब देखो भाई, 590 मीटर पर सेकंड से क्या है, वस्तु चल रही है। यहां पर तो ये क्लियर चीज हो गई अपने पास। अब ऐसी स्थिति में अगर मेरे से दूरी ज्ञात करवाई जाए, भाई अपन दूरी भी तो निकाल सकते हैं। अगर इस स्थिति में अगर दूरी मैं कहूं तो दूरी क्या हो जाएगी, देखो दोनों को ऐड कर दीजिए अपन। तो देखिए एक बात देखिए आप, सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर कितना आ गया, 30 सेकंड तक त्वरण आ गया, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 30 सेकंड और 100 सेकंड के बीच वेग क्या है नियत से, 30 सेकंड पश्चात मेरे पास वेग आ गया, 30 सेकंड से पहले का वेग भी आ गया था मेरे पास। अब मैं 30 सेकंड तक चलित दूरी निकाल लूं पहले, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, 70 सेकंड के लिए चलित दूरी निकाल लूंगा और दोनों दूरियों क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल तरीका यही है। तो देखो 30 सेकंड तक चलित दूरी, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, 30 सेकंड तक चलित दूरी अगर मैंने मान ली कि x1 है, तो भैया x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, यही तो फॉर्मूला है अपने पास। तो देखिए u 30 सेकंड तक तो u कितना था मेरे पास, 10 था, t कितना है, 30 है, और त्वरण कितना है मेरे पास, -20 है, प्लस हाफ -20, और ये 30 का भी ये स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखिए भाई, मैं भी इसे सोल्व करता हूं। कैलकुलेशन देखें, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये तो हो गया है 300, 2 से 20 को कैंसिल करो आप, -10 ये रह गए, 30 का कितना हो जाएगा, ये -10 इंटू 3 3 9, 900 ये, यानी कि x1 इज इक्वल टू 300 माइनस 9000। भाई 9000 में से 300 को आप घटाइए, अगर 9000 ये 300 में से 9000 घटा देते तो माइनस के 8700 मीटर चलेगा। ये लो भाई, 30 सेकंड में इतनी दूरी चलेगा। अब 70 सेकंड बाद अपन वेग निकाल ही चुके हैं, तो 70 सेकंड बाद भी अपन इसकी अगर दूरी देखें तो देखो वेग दे दिया शेष 70 सेकंड में। उसके लिए भाई मैं इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, आप इसे नोट करें क्योंकि मैं इसे एक बार साफ कर रहा हूं तो ही आगे अपन इसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ताकि इसके आगे के हिस्से को मैं कंटिन्यूअस इसी से करूंगा। आप ये नोट कर लीजिए। देखो x1 बराबर ये आ गया। अब आगे मैं बात कर रहा हूं शेष 70 सेकंड में, शेष 70 सेकंड में तय दूरी मैंने मान ली क्या है, वो x2 है। शेष 70 सेकंड में तय दूरी x2 हो तो वही गति के द्वितीय समीकरण से x2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। देखिए भाई, इससे आगे के हिस्से को अपन इधर सोल्व कर रहे हैं। यहां मुझे अब x2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, यहां u की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये तो निकालना है, लेकिन यहां मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, इस समीकरण से जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मेरे पास क्या है, समय है और साथ में क्या आ गया, मेरे पास वेग आ गया। तो भाई इस 70 सेकंड बाद वेग क्या है, तो सीधा सा गुणा हो जाएगा। तो इस समीकरण की भी मुझे इसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वैसे ही सोल्व हो गया। देखो कैसे, x2 इज इक्वल टू, भाई दूरी इंटू दूरी इज इक्वल टू क्या है, 4 इंटू समय। तो देखिए सेकंड में तय की दूरी x2 हो तो x2 इज इक्वल टू
सिंपल सा फॉर्मूला कह देता हूं मैं, इनकी वेलोसिटी v आई थी तो v इंटू टी हो जाएगा। भाई 30 सेकंड के बाद जो वेग आ रहा था उसको आप किससे गुणा कर दें, इस समय से गुणा कर दें। तो देखो v मेरे पास कितना आया था, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां इसकी वैल्यू निकाली थी, याद कीजिए v इज इक्वल टू मेरे पास आया था 590 मीटर पर सेकंड, माइनस में थोड़ा धुंधला हो गया है, कितना आ रहा था मेरे पास माइनस के 590 इंटू टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है भाई इसके अंदर, यहां अगर मैं देखूं तो जो आपको सवाल में दी हुई है वो कितनी दी हुई है 70, ये लो। अब आप इसे गुणा कर दीजिए तो यहां मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी x2, तो 590 इंटू 70 ये हो गए 41,300 मीटर। 41,300 मीटर की दूरी ये बाद में तय कर लेगा। तो यानी 100 सेकंड में उसकी स्थिति क्या होगी, 30 सेकंड की स्थिति प्लस 70 सेकंड की स्थिति। तो यूं कह सकते हैं अपन, अतः 100 सेकंड पर कण की स्थिति, ये लो कण कह दूं या पिंड कह दूं, यहां पर कण की स्थिति मैंने मान ली 100 सेकंड पर कण की स्थिति अगर x है तो x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2। अब देखिएगा x1 यानी कि 30 सेकंड में कितना आया था 8,700 माइनस में थी, प्लस x2 कितना है माइनस में 41,300, तो x इज इक्वल टू माइनस 8,700 माइनस 41,300। भाई 8,700 41,300 41 8 ये तो 50,000 हो गए, यानी कि माइनस 50,000 क्या लिखी जाएगी मीटर में। ये लो, या इसे मैं कह सकता हूं माइनस 50 किलोमीटर। ये लो, ये इसमें आंसर आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, जिसके 3 पार्ट दिए हुए थे, विशेषकर तीसरा पार्ट तो विशेषकर काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए तीनों पार्ट अपन इसके सोल्व कर लिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपन सोल्व करेंगे 11, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी ट्रक से किसी पत्थर को गिराया जा रहा है, 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करेंगे। वो भी इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। इससे पहले के क्वेश्चन जरूर अपने पास छोटे क्वेश्चन थे। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर चुके थे न्यूमेरिकल। अब अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके कई पार्ट थे, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर, कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ कर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। स्मॉल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी समय t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये अपन को दिया है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर
ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति, t इजिकल टू 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति, 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति, t इजिकल टू 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से, यूं कह सकते हैं खड़ा एक व्यक्ति भूमि से या धरातल से या पृथ्वी से, कह सकते हैं भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई, खड़ा एक व्यक्ति भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर, ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है, कोई पत्थर बाहर गिराता है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर की ओर क्या कर रहा है, गिराता है। तो ये कह रहे हैं t इजिकल टू 11 सेकेंड पर, स्मॉल t इजिकल टू 11 सेकेंड पर, t इजिकल टू 11 सेकेंड पर पत्थर का 11 सेकेंड पर पत्थर का, देखिए भाई दो मान इसमें पूछे जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, पहले तो ये पूछ रहे हैं वेग, यही निकालना इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकेंड, इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा। पहला तो क्या पूछ रहे हैं, वेग क्या होगा। नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं इसका त्वरण क्या होगा। वायु का प्रतिरोध क्या मानना है अपन को, नगण्य मानना है। वायु का प्रतिरोध नगण्य है, ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है एक बार ध्यान रखना। जब अपन पत्थर को किसी ट्रक से गिराते हैं या फेंकते हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें तो उसका क्षैतिज वेग ट्रक के वेग के तात्कालिक वेग के क्या होगा, बराबर रहता है। और क्षैतिज वेग नियत रहता है और ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, बदलता है। ये तो अपन प्रक्षेपी गति में पढ़ चुके थे। तो देखिए यहां अपन पहले इस लाइन को लिख लें, फिर अपन क्वेश्चन के एक एक स्टेप को अपन हल करेंगे। जब पत्थर किसी ट्रक से गिराया जाता है तो उसका क्षैतिज वेग जब पत्थर किसी ट्रक से गिराया जाता है तो उसका क्षैतिज वेग ट्रक के वेग के, तो उसका क्षैतिज वेग ट्रक के वेग के तात्कालिक वेग के बराबर रहता है। वेग के तात्कालिक वेग के बराबर रहता है। तो उसका क्षैतिज वेग ट्रक के तात्कालिक वेग के क्या रहता है, बराबर रहता है। तथा ये गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त करता है। उसका वेग तथा उसका क्षैतिज वेग ट्रक के
वेग के तात्कालिक वेग के क्या रहता है, बराबर रहता है, तथा यह गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त करता है, तथा यह गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त करता है। ऊर्ध्वाधर वेग इसने प्राप्त कर लिया। अब देखो एक एक पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। पहला पार्ट, कोई ट्रक विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। विराम अवस्था का मतलब u का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और कितने त्वरण से है, 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी a की वैल्यू 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस त्वरण से वो गति कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, t इजिकल टू 10 सेकेंड पर, t इजिकल टू 10 सेकेंड, ट्रक के ऊपर खड़े व्यक्ति भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से। अब देखो भाई, t इजिकल टू 10 सेकेंड पर इसे फेंक रहा है, ये अपन को समय दे रखा है, तो t इजिकल टू 10 सेकेंड पश्चात, t इजिकल टू 10 सेकेंड पश्चात ट्रक का यो कह सकते हैं अपन वेग, यानी कि क्षैतिज वेग जो होगा, जो ट्रक का वेग होगा वो क्षैतिज वेग होगा, और वही वेग उस पत्थर का क्या होगा, क्षैतिज वेग बन जाएगा, यानी जिस वेग से ट्रक गति कर रहा है। अब देखो ट्रक का प्रारंभिक वेग अपने पास है, ट्रक का त्वरण भी इन्होंने दे रखा है, यानी कि u इन्होंने दे दिया है, त्वरण इस क्वेश्चन में भी दे दिया है, t इजिकल टू 10 सेकेंड, समय भी अपन को 10 सेकेंड दे रखा है, तो ट्रक का t समय बाद वेग ज्ञात हो जाएगा। गति की प्रथम समीकरण से क्या है, गति की प्रथम समीकरण v इजिकल टू u प्लस ए टी, उस समीकरण से इजीली वैल्यू ज्ञात हो जाएगी v इजिकल टू u प्लस ए टी से। अब जो वेग आएगा वो ट्रक का क्षैतिज वेग होगा, और यही उस पत्थर का भी क्या होगा, क्षैतिज वेग होगा। तो देखिए t इजिकल टू 10 सेकेंड पश्चात ट्रक का वेग, यानी कि जो कैसा वेग होगा, वास्तव में उसका क्षैतिज वेग होगा। देखिए अगर अपन इस क्षैतिज वेग की अगर बात करें तो देखिए भाई, v इजिकल टू u प्लस ए टी से, इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो देखिए भाई क्या वेग आता है, u का मान तो 0 है, a का मान 2.0, और ये कितना है, t का मान 10 सेकेंड कहा है इसने, तो ये लो v इजिकल टू हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इतना क्षैतिज वेग हो गया। तो इसलिए पत्थर का भी जो क्षैतिज वेग हो गया, वही वेग क्या होगा, जो ट्रक का वेग है वही क्षैतिज वेग किसका हो जाएगा, पत्थर का। तो अपन ये कह सकते हैं, इसलिए पत्थर का, इसलिए पत्थर का नियत, इसलिए पत्थर का नियत क्षैतिज वेग, ये लो, इसलिए पत्थर का नियत क्षैतिज वेग की अगर अपन बात करें तो देखो वो क्या होगा, vx इजिकल टू, वो अगर अपन लेना चाहें तो वो हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास vx की वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा इससे आगे के पार्ट को मैं इधर ले रहा हूं, क्या कह रहे हैं, t इजिकल टू 11 सेकेंड पर पत्थर का, ध्यान रहे भाई 11 सेकंड पर पत्थर का वेग, यानी कि 10 सेकंड तो क्षैतिज वेग में था, 1 सेकंड और अपने पास समय है, तो यानी मैं यूं कह सकता हूं कि स्मॉल t इजिकल टू 11 सेकंड, अर्थात गिराने के 1 सेकंड बाद, ये तो हुआ भाई। यहां क्या कह रहे हैं आप, ये 11 सेकंड पर पत्थर का वेग क्या है, यानी परिणामी वेग पूछ रहे हैं। तो देखो भाई मैं यूं कह सकता हूं, स्मॉल t इजिकल टू 11 सेकंड, स्मॉल t इजिकल टू कितने हैं, 11 सेकंड, अर्थात गिराने के 1 सेकंड पश्चात, अर्थात पत्थर गिराने के
1 सेकंड पश्चात, अर्थात पत्थर गिराने के 1 सेकंड पश्चात पत्थर की ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर वेग देखें। 1 सेकंड पश्चात पत्थर का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग, तो 1 सेकंड में तो ऊर्ध्वाधर वेग होगा। 1 सेकंड पश्चात पत्थर का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग, किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण वेग। तो अगर मैं देखता हूं तो वी वाई इज इक्वल टू वही तरीका क्या होगा, u तो क्या है, 0 है अपने पास भाई। चलो u का मान तो अपन 0 ले लें, 0 प्लस जी टी, यही तो फॉर्मूला काम करेगा। और t का मान मेरे पास है ही भाई। g की वैल्यू तो मैं क्या लूंगा इसमें 10, और t का मान क्या आ गया 1, तो ये हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। मेरे पास क्षैतिज वेग vx आ चुका जो कि ये रहा, ऊर्ध्वाधर वेग मेरे पास आ चुका जो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो बताइए परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? ये अपन जानते हैं कि पत्थर का परिणामी वेग क्या होगा, क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग अगर अपन को पता है तो परिणामी वेग क्या होगा इनका, सदिश के नियम से v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो देखो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इसलिए पत्थर के परिणामी वेग का परिमाण, इसलिए पत्थर के परिणामी वेग का परिमाण, मैंने मान लिया कि वो परिमाण v है, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब वी एक्स और वी वाई दोनों मेरे पास है, ये लो वी एक्स कितना है 20, वी वाई है मेरे पास 10, 20 का स्क्वायर हो गया है 400 और 10 का हो गया है 100, रूट ऑफ 500। अब 500 का रूट निकालेंगे, तो 500 का अगर अपन रूट निकालें तो ये आएगा 22.4। ये लो भाई पत्थर का परिणामी वेग अपने पास आ गया है। अगर इसकी दिशा की अगर मैं बात करूं तो मैं देखो दिशा भी ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? कि मैं इस बात को जानता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई अपॉन में वी एक्स होता है, वी वाई अपॉन में वी एक्स। भाई सदिश में बहुत अच्छे से पढ़ा है। वी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 है, वी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है, यानी कि 1/2। तो बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 1/2। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अगर 1/2 है तो इसका मतलब थीटा मेरे पास कितना डिग्री बन गया, 26.6 डिग्री। तो आप इसे कह सकते हैं 26.6 डिग्री। ये लो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, या इसे आप आंसर के रूप में लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। किसी एक ही आंसर को इसमें आप लिख सकते थे, वैल्यू आपको निकालने की इसमें जरूरत है नहीं, आप केवल ये लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। यहां अपने पास ये वेग ज्ञात हो गया है। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, त्वरण क्या होगा। तो ध्यान रहे ट्रक से गिरते ही पत्थर पर ट्रक के कारण कोई बल अथवा त्वरण नहीं होगा, अतः पत्थर का त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर ऊर्ध्वाधर क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो मैंने इसकी दिशा भी बता दी है। तो देखिए अपन इसका सेकंड पार्ट अब सोल्व करते हैं जो कि सिंपल है। फर्स्ट पार्ट अपन ने इस क्वेश्चन का देख ही लिया है। अब अपन बात करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, त्वरण क्या होगा। तो देखो सीधी सी थ्योरेटिकल रूप में आप लिख दीजिए कि ट्रक से गिरते ही पत्थर पर ट्रक से गिरते ही पत्थर पर क्या लिखा मैंने, ट्रक से गिरते ही पत्थर पर ट्रक के कारण ट्रक के कारण किसी भी प्रकार का, देखो ना तो कोई त्वरण होगा कोई बल होगा, ट्रक के कारण कोई
बल या त्वरण, ट्रक के कारण बल या त्वरण कार्य नहीं करेगा, त्वरण कार्य नहीं करेगा, ना तो कोई त्वरण कार्य करेगा ना ही कोई बल कार्य करेगा। इसलिए तो किसके अधीन गति होगी? इसलिए पत्थर का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी। इसलिए पत्थर का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जो कि कितना है मेरे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व का मान इतना ही लेना है अपन को, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 अपने कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो ऐसे कह रहे हैं कि कोई छत है या कोई दृढ़ आधार है, उसके साथ कोई डोरी बंधी हुई है 2 मीटर लंबी, उसके साथ एक कोई गोलक लगा हुआ है और वो इस प्रकार से SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरलागति कर रहा है। तो ये इसकी माध्य अवस्था होती है और इसकी चरम अवस्था आ गई। तो ये कह रहे हैं कि जब उसे चरम अवस्था में काट दिया जाए उसकी डोरी को तो उसका पथ कैसा होगा, और जब उस डोरी को जब वो माध्य अवस्था से गुजरता है तो उसका पथ कैसा होगा। तो ध्यान रहे, चरम अवस्था में गोलक का वेग 0 होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गति ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है, यानी उसका वेग 0। और माध्य अवस्था में उसका वेग क्या होता है? मैक्सिमम होता है। माध्य अवस्था में वेग क्या होगा? मैक्सिमम। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन अब उस क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे।